नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 5 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 7th नंबर का सेट है। इसके बाद 2 सेट बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट खत्म करते हैं, फिर उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, पहला सवाल है, काफी आसान है। फटाफट से ट्रायंगल बना लो, या तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं तो डायरेक्ट सोचकर आप मान लिख लो। ये हो गया, यहाँ से करेंगे 7 माइनस का 10 का मान हो जाएगा 2/√5, और इधर हो जाएगा 3 प्लस का √5/3। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, या तो एलसीएम लेके कर लेते हैं। पहले तो एलसीएम ले लेंगे बाद में। चलो ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 7√5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, और इधर कर देंगे तो ये 3 त्रिका 9 प्लस का √5 हो गया। अब गुणा कर लो, 9 सत्ते 63 √5 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, √5 का गुणा करेंगे तो प्लस का 35 हो गया, माइनस में कर देंगे तो 2√5 हो गया, अपॉन में 3√5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 61√5 हो गया, और बटे में 3√5 कर लो, और फिर यहाँ पर माइनस का ये कोई आ जाएगा, 15 से 8 गया 7, यानी कि 17 बटे में 3√5। अब मैंने इतनी स्पीड से घटा नहीं पाया, मैंने ऑप्शन का सारा लिया क्योंकि सभी में ऊपर 17 आ रहा था, तो पता है 17 आएगा घटाने पर। इतनी बढ़िया भी कैलकुलेशन नहीं है। इनको काट दो, यहाँ पर पहले तो प्लस कर लो, तो 61 बटे में 3 हो गया, प्लस का 17 बटे में 3√5 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक लड़का 30 की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। आसान हो गया, जब भी आपकी 2 स्पीड दी जाए और उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, भैया जितना जा रहा उतना वापस आएगा, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस का y होता है, यानी कि 2 गुणे में 30 गुणे में 70 बटे में हो गया 100, तो 7 तियां 21, 21 दूनी 42 आंसर। अगला सवाल, अब तो ये कैलकुलेशन वाला है केवल। चलो सबसे पहले ऊपर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 3 बटे में 2 गया। अब ये देखो, डिवाइड का साइन था, हम गुणे का साइन करेंगे। इसको लिख क्या सकते थे, 4 तियां 12 और 1 13 बटे में 4, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, तो 4 बटे में 13 हो गया, प्लस का 1 बटे में 2 हो गया। गुणे का साइन करेंगे, अब ये जो गुणे का साइन करेंगे ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 14 बटे में 13 हो गया, प्लस का 1 बटे में 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो 26 हो जाएगा, एलसीएम में 26 ले लिया, यानी कि ऊपर हो गया 4 तियां 12 प्लस का 14, यानी कि कैंसिल आउट हो गए, 1 बना दिया, यानी कि 1 प्लस का 1 अपॉन में 5, 5 एकम 5 और 1 6 बटे में 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो, आप चाहते तो कैलकुलेशन कम करके 6 36 लगा सकते थे। 6 का मल्टीपल ऊपर चाहिए होगा, एक ही ऑप्शन में था। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर करेंगे तो 1 बटे में 5 हो गया, गुणे में 3 दूनी 6, 7 बटे में 2 हो गया, माइनस का 1 बटे में 3 हो गया, गुणे में 4 एकम 4 और 3 7 बटे में 4, यानी कि इसको लिख देंगे 4 बटे में 7, गुणे में 3 दूनी 6, 7 बटे में 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इधर हो गया 7 बटे में 10, माइनस का 2 बटे में 3 हो गया, यानी कि कर लेते हैं 7 तियां 21, माइनस का हो जाएगा 10 दूनी 20 बटे में 30 हो गया, यानी कि 1 बटे में 30 आ गया। अब क्या करते हैं, 6 बटे में 5 बटे में 1 बटे में 30, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो काटेंगे 5 छक्का 30, 36 आंसर। अगला सवाल, यदि 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिनों में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। तो देखो, 2 पुरुष, उनकी इफिशियंसी 4 गुणे में 34 था। अब 6 पुरुष, यानी कि 6 पुरुष का मतलब हो गया कि उनका इफिशियंसी 4, 5 महिलाएं इफिशियंसी 2 हो गई, 6 चौक 24, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि ये 34 से 34 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 आंसर आ गया। समझ गए ना, कभी भी इस तरीके से लिखा हो, या इसका मतलब है 2 पुरुष बराबर में 4 महिलाएं, यानी कि पुरुष की इफिशियंसी ये मान लो, और ये हो गई किसकी, महिला की इफिशियंसी। बस इतना ही करना था। तो हमारे पास टोटल पुरुष कितने थे, 2 पुरुष थे, 2 पुरुष इफिशियंसी 4 हो गई, और गुणे में कितने दिन में कर रहे थे भैया, 34 दिनों में, ये टोटल वर्क बन गया। बस इसी तरीके से आपको करना है। अब प्रॉपर लिख के नहीं कि इसको P अपॉन में M कर रहे हैं, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इफिशियंसी निकली, फिर आप पूरा वर्क निकाल रहे, फिर डिवाइड कर रहे। जितना स्टेप्स कटिंग कर सकते हो उतना काम करो, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सीधा आपको दिख रहा होगा कि ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे तो ये हो गया कॉट कोसेक 60 का मान, यानी कि उल्टा हो जाएगा साइन का, प्लस में ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3, यानी कि 2 इंटू में √3 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी के कोण समद्विभाजक एसीबी के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बीओसी का मान इतना है, कोण बीएसी का मान कितना होगा। देखो, इस सवाल का फार्मूला देखो सभी को याद होगा, लेकिन आपको उतना लिखना होता है, नहीं लिखना होता है।
ये केवल चित्र बना लिया आपने, जैसे ही देख लिया कि हमें किसका किसका मान दिया गया था, बी ओ सी, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कितना हो गया 125 हो गया, और ये हो गया थीटा। हमेशा याद रखो, क्या याद रखोगे भैया, जो भी यहाँ पर एंगल होगा उससे 90 माइनस करना है हमें बस, और गुणा 2 कर देना, हमें थीटा मिल जाएगा। कुछ नहीं मैंने किया, सिर्फ आपका जो फार्मूला होता है वही है, लेकिन उसको क्या करना है, स्टेप्स कटिंग करना हमने बोला था ना, तो वो तो करनी ही पड़ेगी, अगर वो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये फार्मूला हो गया। अब ये दिया गया तो इससे माइनस करके 2 गुना करना, तो आपको डायरेक्ट कितना सोचना था, 125 दिया था, 125 90 माइनस, यानी कि 35 गुणे में 2 70 आंसर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, आप स्टेप्स कटिंग करना शुरू कीजिए अगर नहीं करते हैं। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि इतने इतने से पूर्णतः कहीं 9 आ रहा है क्या, हम मुझे तो नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है और इधर 75 दिख रहा है, तो 3 का देख लेते हैं पहले। 5 3 8 नहीं कट रहा है, 4 3 7 और 5 4 9 नहीं कट रहा है, ठीक है, कट जाएगा, ये कटेगा, सॉरी यहाँ पर देखो 7 5 12 3 15 कट रहा है, और 6 कट जाएगा, 3 4 नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेशन हो चुके हैं। तो बढ़िया बात है, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब क्या आता है भाई, इनमें और इनमें कोई सा तो ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर 17 दूनी 34 एक अच्छा नंबर हमें लग रहा है, 1 7 चौक 28 भी अच्छा नंबर लग रहा है, तो 7 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, यहाँ तो हमें दिख रही है, यहाँ पर देखेंगे तो 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, बचा कितना 6, ये 7 से नहीं कट रहा है, आंसर लगा। अगला सवाल, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी, 4 1 5 हो गया, 8 8 16 11 से कट रहा है, 4 1 5 हो गया, 5 4 9 ये भी कट रहा है, 9 हो गया, 7 2 9 ये भी कट रहा है, 4 2 6 ये भी कट रहा है, होगा कोई बात नहीं, नहीं आया आंसर हम पूरा सवाल करेंगे, लेकिन चेक जरूर करना है, हैबिट में लानी ये चीजें। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4158 हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, बचा 8 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, बचा 8, फिर 11 अट्ठे 88 हो गया। अब 3 दूनी 6, 6 36, 6 तिया 18 हो गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर में 9 सत्ते 63, और ये नीचे 7 था ऊपर पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर 3 गुणे में 7 हमारी रेडियस आ गई। अब आयतन निकालना, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन। अब कैलकुलेशन देखो, पूरा यार लिखो, या तो आप ऐसे लिख लो पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, इसका तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, मान कितना होगा 154 गुणे में 9 होगा, इंटू में आर कर दो, आर का मतलब 3 गुणे में 7 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पता जब रेडियस 7 होती है तब हमारा एरिया 154 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे में 3 गुनी हो गई थी, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। वैसे भी आसान है, इतनी कैलकुलेशन नहीं, लेकिन इसलिए ये करके दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में आराम मिल जाता है, कभी कभी जब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो कोई बात नहीं, 3 त्रिका 9 हो गया। अब ऑप्शन मैंने देखे 8 4 2 6, ये तो हो नहीं सकता, देखते हैं सही बता सकते हो भैया, इतने बड़े नंबर आ रहे 462 पे कैसे रुक जाओगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 24 तिया 72 हो गया, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 चाहिए, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो भैया, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मतलब 7 हो गया, 90 कटेगा, 7 से हटा दो, 5 से देखो कट जाएगा, लेकिन 84 78 नहीं कटेगा ना, हटा दो। अब आपको ये तो देखने में आ रहा होगा सभी में 2 तो है, बात खत्म। अगला सवाल, 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे इतने के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। नोट, किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा। देखो साधारण ब्याज की बात चल रही है। अब एक चीज समझो कि साधारण ब्याज में क्या होता है, जितनी किस्त बोले उतनी तो किस्तें लिख लो। पहली साल में कुछ नहीं होता है, दूसरी साल में 100 पर जितना रेट होती है उतना ही बढ़ जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 112.25। अब तीसरी साल में जाएंगे तो उसका 2 गुना बढ़ जाएगा, तो 112 दूनी 24, तो देखो 112, 12 दूनी 24, 25 दूनी 50, तो 124.5 ही हो गया। अब क्या किया उसने, 94.29 के ऋण का भुगतान करने के लिए, यानी कि ये हमारी किस्त है, ये हमारा पूरा प्रिंसिपल निकल के आया। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, 33.75 हो गया। इसी का मान 75 का मान दिया गया था 9429, ठीक है। किस्त का मान प्रत्येक यानी कि 100 का मान हमें
निकालना था। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना, यूनिट डिजिट अगर देखते सभी ऑप्शन में अलग अलग लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई, लेकिन कभी भी यूनिट डिजिट चेक करने से पहले क्या करना है, हमें मुझे 5 हटाना है। बहुत बार बताया है, 5 को पता नहीं क्या होता है, इवन नंबर से बहुत मोहब्बत होती है, जैसे ही मिलेगा 0 बना लेगा। मतलब ये दोनों मिलकर एक जिस्म, जो जान वाली बातें होती है ना, वो सब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वही चीज करनी है, ये हमें मोहब्बत करवानी नहीं इनसे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में तो उतना उसे छूट देनी नहीं है भाई। प्यार से पढ़ो, मोहब्बत करो, मत कम करो। तो 25 से कम 25 हो गया, बचा कितना 8 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 11 बच गया, 25 चौकू 100 हो गया और 25 सत्ते 175 हो गया। ठीक है, इधर कर लेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया। अब चाहे यूनिट डिजिट से देख लो भाई, अब तो 7 आ गया नीचे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो 9 चौक 36, 7 में किसका गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन है। वैसे भी आप इससे काटेंगे तो डायरेक्ट चला जाएगा, तो इधर से करेंगे 7 चौक 28, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक आयत की भुजाओं का अनुपात इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप कितना होगा। देखो क्षेत्रफल दिया गया था, यानी कि यहाँ पर 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं 3x और 8x हो गई, बराबर में 19 44 हो गया। यहाँ पर करेंगे 8 तिया 24 हो गया, इधर करेंगे या तो 24 से डायरेक्ट ही कर लेते, बेकार में इधर उधर भागेंगे। तो 24 अट्ठे 192 होता है, 24 एकम 24 होता है। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स बराबर में कितना आ गया 9 आ गया। परमाप लिखेंगे तो 8 3 11 11 एक्स इंटू में 2 करेंगे तभी तो परमाप आएगा, तो 11 दूनी 22 हो गया, 22 ने में 198 आंसर। अगला सवाल, ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे और शाम की पाली में 4 घंटे की है। पहले दिन ए कार्य सुबह करता है, बी शाम को, और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल कर कार्य कर लेते हैं। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करना। देखो पहले तो ए और ये बी लिख लिया, ठीक है, 10 घंटे में काम कर रहे थे, यानी कि 24 दिन में और ये 30 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 120 हो जाएगा, 24 पंजे 120 और ये हो जाएगा 4। टोटल वर्क निकालेंगे तो देखो 5 के इफिशियंसी से 10 दिन काम कर रहा था, गुणे में कितना कर देंगे भाई 24 दिन कर रहा था 10 घंटे प्रतिदिन, यानी कि 1200 टोटल काम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बनती है बात की पाली की बात, तो सबसे पहले दिन जो हुआ, फिर दूसरे दिन जो हुआ, ए और बी, ए ने किया 6 घंटे काम और बी ने किया यहाँ पर 4 घंटे काम, फिर यहाँ पर आया बी पहले और ए, इसने 6 घंटे काम किया, इसने 4 घंटे काम किया। अब यहाँ पर इफिशियंसी हम दोनों की चिपका देते हैं, यानी कि ये तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, इधर करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 5, यानी कि 5 चौको भी 6 चौक 24 हो गया, इधर करेंगे 6 पंजे 30, 4 चौको 16 हो गया, इधर जोड़ा तो 46 हो गया, इधर जोड़ा तो 44 हो गया, दोनों को जोड़ा तो ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 काम कितने दिनों में हुआ, 90 काम हुआ है 2 डेज में। ठीक है, अब हम इसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो 12 ने में 108, 13 ने में 117, यानी कि इसका अगर 13 गुना करते तो 13 ने में 117 हो गया और 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 गुणे में 13, यानी कि कितने हो गए 26 डेज हो गए इधर भी। अब 1170 काम हो चुका है, काम बचा कितना है 30 काम बचा है। अब जो 30 काम बचा है भैया, पहले पूरा ही लिख दें, 1200 माइनस का 1170 बराबर में 30 हो गया। अब ये पूरी सर्किल एक चल चुकी है, अब फिर से किसका नंबर आएगा भाई, ये 27वें दिन में पहुंचेंगे, ए आएगा 30 का 30 काम निपटा देगा भाई, 30 का 30 काम निपटा देगा, यानी कि कौन से दिन में, ये 27वें दिन के 27वें दिन का आधे दिन में निबट जाएगा, यानी कि 26 यहाँ लगे तो 27वां दिन ये लग गया ना, 27वें दिन में काम खत्म हो गया। अगला सवाल, एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। सी डी बराबर इतना है, डी ई बराबर इतना है, ए ई बराबर इतना है, बी ई का मान। तो देखो ये तो पता है कि जीवाएं हैं वृत्त में है, तो हमें वृत्त बनाना नहीं है, हमें इतना लिखना है ए बी और ये हो गया सी डी। ठीक है, ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सी डी का मान कितना हो गया भाई, पूरा 18 दे दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक। अब डी ई का मान दे दिया था 5, यानी कि ये 5 हो गया, तो ये कितना बचा 13 बच गया। ए ई का मान दे दिया था 13, तो हमसे बी ई का मान पता है, तो हमको एक चीज पता है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 13 गुणे में 5
बराबर में 13 गुणे में x हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 5 आ गया। ठीक है, अब ये होता क्या है, सिमिलरिटी से हो जाती चीजें, जब इससे मिलाते हैं ना तो ये बन जाता है इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल, तो वहां से आती है, तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, गांव आर में निरक्षरों की संख्या गांव पी में निरक्षरों की संख्या के कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले ये तो साक्षर लिखे, ये निरक्षर लगे। अब यहाँ पर देखो पी में और आर की बात कर रहा था, ये रहा है पी के और आर में कितने हैं 150 है। ठीक है, तो कह रहा था पी में निरक्षरों की संख्या से कितने परसेंट कम है, यानी कि पी से तुलना के लिए क्या बोल रहा है, 8 से 5 गया तो 3 हो गया, 3 से गया 2 बटे में 380 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 कट गया। अब हमें चाहिए 2300 बटे में 38। अब इसको काट लेते हैं, क्योंकि हमें क्या ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो ये 19 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 हो गया। यानी कि हम जब भी भाग करेंगे, अरे ये तो आसान हो गया, 19 छक्का 114, 0 हो गया, और फिर बचेगा 11 बटे में 19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी 10 बचेगा, तभी तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। मैं सोचा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। अगला सवाल, मध्यानुपाती बताना है। देखो ऑप्शन चाहता है क्या काम करो उस पर, पॉइंट पर, बिल्कुल चाहता है। क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन में उसने 3-3 दे दिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मध्यानुपाती 2 नंबर का निकालते हैं तो रूट ए भी आता है। अब यहाँ पर रूट में करते 3 गुणे में 3, अभी पॉइंट को छोड़ दो तो क्या आ जाता, 3 बाहर आ जाता। अब पॉइंट देखना है, यहाँ पर 4 के बाद टोटल 6 के बाद है, यानी कि रूट से बाहर आएगा तो 3 के बाद बचेगा, तो इसके आगे चिपका दो इस तरीके से, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। देखो पिरामिड जैसे ही दिखाई दे तुरंत पहुंचो शंकु के पास कि भैया तुम्हारी जरूरत पड़ गई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर शंकु का लिखेंगे तो पाई आर एल लिखेंगे, बराबर में 624 दिया था। इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दे। तो एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर शंकु का लिखते तो ये बेस का परिमाप हो गया, कौन सा पार्ट, ये वाला, यानी कि आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बटे में 2 इंटू में स्लाइंट हाइट, बराबर में 625 दिया है। समझ में आ गई। अब आयतन लिखते शंकु का तो 1 बटे में 3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 1 बटे में 3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट, ये हो जाता हमारा आयतन। समझ में आ गई होगी बात। तो कभी भी फार्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आप इस तरीके से कर लो, बस दिमाग में चलना चाहिए कि ये फार्मूले में हो क्या कह रहा है। आपको ऐसा नहीं कि लिख के बना रहे वहां बैठ के, इन पर प्रैक्टिस करनी होगी, बस भूलोगे कभी नहीं। अब यहाँ पर देखो उस वर्ग का विकर्ण इतना है, यानी कि √2a बराबर कितना दिया गया था, 24 √2 दिया गया था, यानी कि यहाँ से a बराबर लिखते तो 24 आ जाता। अब a बराबर तो 24 आ गया, हमें हाइट की जरूरत है। अब हाइट की जरूरत है तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो 24 गुणे में 4 बटे में 2 इंटू में l, 625 आ गया, 2 दूनी में 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो l बराबर में आ जाएगा 625 बटे में 24 दूनी 48। अगर ऐसा आएगा तो फिर तो कैसे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो कायदे से दिए गए। कहाँ गलत कर दिया, अच्छा हाँ ये गलत हुआ है, ठीक है माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर 4 कर लो। तो अब यहाँ पर काट लेते हैं भाई, 6 8 48 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6 0, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 8 एकम 8 हो गया, 8 तिया 24, एल बराबर में 13 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज सिंपल सी समझो, नीचे जिस पे आप बैठे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, वो कमरा होगा आपका, या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। अभी थोड़ी देर के लिए सबको वर्गाकार मान लो। आप पढ़ रहे होगे, वहां पर एक पंखा लगा होगा, वो बिल्कुल सेंटर में है आपके कमरे के, यानी कि अगर आप जिस फर्श पे बैठे हो उसके सेंटर पे जाओगे और पंखे को उसको मिलाओगे तो एक चीज बताओ, बिल्कुल वो सीधी लाइन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब ये पंखा हो गया, आपने क्या किया, ये सेंटर से, जैसे मान लो ये कमरा चल रहा है, ये आप एक दीवार पर पहुंच गए और इससे ये मिला दिया, ये जो बनी है ना, ये स्लाइंट हाइट हो गई, ये 13 हो गई। अब ये कितना हो जाएगा भैया, वर्ग का आधा, भुजा कितनी थी 24, 24 का आधा 12 हो जाएगा। जब ये 12 हो गया तो हाइट कितनी आ गई, 5 आ गई। समझ में आ गई। लॉजिकली सोचो, इसमें कुछ अलग से नहीं, आपको जिस कमरे में बैठे हो वहीं से दिमाग लगाना शुरू करो, अपने आप से निकल के चीजें आ जाएंगी। यानी कि हाइट पता लग गई, आधार का 6 एरिया लिखेंगे तो 24 गुणे में 24 हो गया, हाइट कितनी हो गई भैया 5 निकल आई थी, 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 पन्ने 44 हो गया, 24 चौकू 96, 960 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, मीर एक किताब इतने में खरीदता है, हालांकि कुछ आवश्यकता अति आवश्यकता वह इसे इतने में बेच देता है, उसकी प्रतिशत हानि बतानी। तो देखो 625 का मतलब हो गया 25 एकम 25 हो गया, 25 दूनी 50
और 25 बन जाए 125, इधर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितने की हानि 3 की, किस पर 25 पर, गुणे में 100 हो गया, तो 25 चौकू 100 यानी कि 12% आंसर। अगला सवाल, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर इतने डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई हमको बतानी है। अब एक चीज बताओ, ये 42 सेंटीमीटर है, अगर मान लो हम मानते 7 सेंटीमीटर तो हमारा परिमाप कितना आता भैया, चाप होता ना, देखो ये होते ही चीजें, यहाँ पर ये इतनी चाप की बात कर रहा होगा, हम ये पूरा चाप बना ले रहे, पूरा भी तो चाप ही होता है। यहाँ पर रेडियस उसने 42 बोल दी, यानी कि क्या गुना, 6 गुना हो रही थी, यहाँ पर भी 6 गुना हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, यानी कि जो 360 डिग्री के लिए हम करते, कब, जब रेडियस 42 हो गया तो हमारा जो परिमाप आता है यानी कि चाप की लंबाई आती इतनी आती, हमें 60 डिग्री के लिए चाहिए यानी कि 1/6 करना पड़ेगा, इसका भी 1/6 कर दो, यानी कि आंसर आ गया क्या 44। या तो सिंपल सा फार्मूला होता है 2πr थीटा बटे में 360, ये चाप की आपकी लंबाई आ जाएगी। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है, तो उसका परसेंटेज हानि बतानी है। कितना आसान सवाल हो गया भाई, 50 और फिर छूट दे दी 40 की, प्लस माइनस माइनस हो गया, 50 गुणे में 40 बटे में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 चला गया, 50 माइनस का 60 हो गया, यानी कि माइनस का 10 आया परसेंटेज में, तो क्या होगी, हानि होगी। आपको पता है ना, बोलते हैं कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए फिर उसको 20% कम कर दिया जाए तो क्या प्रॉफिट लॉस होगा, फार्मूला लगाते हो ना, ये वही तो है भाई, ये क्रय मूल्य रहा, पहले बढ़ाया तो ये मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस पे फिर छूट दे दी, तो यही तो चीज बन रही है। अगला सवाल, सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। इससे आसान सवाल नहीं होगा और ऐसे आएंगे मजा भी आता है, एंजॉय करना चाहिए, बस बात खत्म। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 8000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कितना आसान हो गया भाई, एक वर्ष में 6 महीने की क्या स्लैब होती है, 2 होती, रेट हमारी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, टाइम अल्टीमेटली कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। नहीं निकाल पाओगे क्या, हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 8000 का 21% हमको निकालना था, यानी कि 21 अट्ठे 168 1680 आ गया। भाई 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज में इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो a अपॉन में 100 होता है, तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे में 10 बटे में 100, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया, यानी कि हमें क्या निकालना था, 8000 का 21%। अगला सवाल, 2010 और 2011 में संस्थान X में नामांकित छात्रों की औसत संख्या तथा 2011 और 12 में Y में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच कितना अंतर है। यानी कि पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं, बाकी इकट्ठा हम भाग कर लेंगे। तो सबसे पहले 2011 में यानी कि 2010 में X की संख्या देखते हैं कहाँ कहाँ पर दी गई थी, यानी कि ये दी गई थी और ये, यानी कि जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो गया, 560 आ गया। इसके बाद हम 11-12 में देखते हैं 22 की, यानी कि 22 के लिए कौन सा होगा, रेड, ये येलो कलर होगा, यानी कि जोड़ देंगे तो 3 2 520 आ गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 4 एकम 4 4 चौकू 16, 4 एकम 4 4 3 12 हो गया। अंतर करेंगे, अच्छा रेशियो क्यों बना लिया, फिर तो गलत हो जाएगा, मैं तो परसेंटेज निकाल रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आप निकाल सकते हैं, एक तो एक बार में काम नहीं करता, 0 6 से 2 गया 4, अब ये तो आ गया टोटल, लेकिन हमें क्या निकालना था, एवरेज। तो एवरेज में किसकी बात कर रहा है, 2 2 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि X और Y की बात कर रहा है, तो भाग कर देंगे, आंसर आ गया कितना। अगला सवाल, एक बेलन में 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला इसमें डाला जाता है तो बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होने पर उसमें पानी की ऊंचाई में हुई वृद्धि ज्ञात कीना है। देखो सिंपल सी बात है, ये एक फिजिक्स का लॉ होता है कि कोई भी वस्तु डालते हैं तो जितना भी पानी उठता है उसका वॉल्यूम उसी वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो पता नहीं पानी कितना उठा होगा, लेकिन हमें पता है किसमें बात हो रही थी, बेलन में, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 12 गुणे में 12 हो गया। अब इसमें h हाइट तक उठा होगा पानी, अब जो गोला डाला गया होगा उसी के बराबर वॉल्यूम उठा होगा, तो 4 बटे में 3 पाई हो गया, और 9 गुणे में 9 की पावर 3 कर लो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे 3 गुणे में 4, इधर करेंगे 3 गुणे में 4, तो 3 त्रिका 9 चला गया, 1 9 तो यहाँ से चला गया, ये 4 से 4 चला गया,
यानी कि H बराबर लिखेंगे 9 नेम 81 बटे में 12 हो गया। तो 12 सत्ते 84 जो ज्यादा हो जाएगा, 12 छंग 72 हो गया। आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल, अधिकतम कमाई वाले क्षेत्र और न्यूनतम कमाई वाले क्षेत्र से होने वाली आय के बीच का अंतर बताना है। तो देखो अधिकतम कमाई वाला क्षेत्र भाई साहब कौन सा है, सबसे पहले तो आय दी गई, परसेंटेज में कोई बात नहीं कर रहा है, तो सबसे ज्यादा तो ये हो रहा है, सबसे न्यूनतम ये हो रहा है, इनका डिफरेंस 5 हो गया, 5 हो गया आंसर। अगला सवाल, तीन संख्याएं इतने अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर ये संख्याएं इतनी लिखी होती तो अगर इनका एचसीएफ निकालते तो एक्स ही तो आता, क्योंकि रेशियो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि कॉमन चीज कट जाती ना, तो यही तो आता। अगर हम इनका एलसीएम लेते तो एक्स बाहर आ जाता, भाई एलसीएम लेते लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक्स तो बाहर आ गया, बचा क्या है 5 गुणे में 7 गुणे में 9, ये एलसीएम आ गया, बराबर में क्या हो गया 34 650 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर हमें किसका मान निकालना था, एक्स का मान निकालना था। तो यहाँ से करेंगे तो 5 सत्ते 35 ज्यादा हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 नेम 45, 5 तिया 15 और 0 हो गया, 7 नेम 63 हो गया, 7 नेम 63 0 हो गया, यानी कि x बराबर में 110 आंसर। अगला सवाल, निकुंज धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो पूछा क्या गया भाई, शांत जल में जाना यानी कि नाव की चाल। तो भैया अगर विपरीत दिशा में जा रहे हो तो a माइनस बी होता है, और जो ये क्या हो गया, ये स्पीड हो गई, दोनों की घटाकर लिखी गई। अब यहाँ पर हमें 4 जाना किलोमीटर में और 1 टाइम हो गया, स्पीड आ गई निकल के। 1 जा रहा था दिशा में यानी कि 2 किलोमीटर जा रहा था, ये a प्लस बी की आ जाएगी, ये 15 मिनट में। तो घंटे में बनाने के लिए 60 करेंगे, 15 चौकू 60, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया, a माइनस बी बराबर में 4 आ गया। यानी कि धारा नाव की निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 8 4 12 बटे में 2 यानी कि 6 आ गई। अब इसी से हमें 7 में भाग करना था, तो 6 कम 6, अब 1 बच गया बटे में 6, इसको कर लेते हैं मिनट में चेंज, तो आंसर आ गया 1 घंटा 10 मिनट। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना है तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई हमको बतानी है। लेकिन ये चीज ध्यान रखते हुए कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो शंकु का आयतन लिखेंगे 1/3, पाई का मतलब हो गया 3.14 हो गया, इंटू में 12x इंटू में, अच्छा आधार की त्रिज्या ऊंचाई पहले लिखी तो 12x इंटू में 5x इंटू में 5x हो गया। अब ये x लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाई चांस अगर भूल गए कि हमें स्क्वायर वगैरह लेना है तब फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, इधर 2 जीरो बढ़ गए और ये पूरा पूरा इससे कट भी गया, यानी कि कितना हो गया 100 हो गया। इधर करेंगे तो 3 चौकू 12 हो गया, इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, बात खत्म हो गई। अब 5 12 13 डायरेक्ट निकाल लोगे ना भैया, हाइट आपको 12 पता लग गई, रेडियस 5 हो गई, तो स्लाइड हाइट कितनी हो गई 5 12 13 हो गई। अगला सवाल, अब इसको देख लो, cos a बराबर में 1/2, तो cos में किसका मान होता है, यानी कि a बराबर में कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर 60 रखेंगे तो ना रखो तब भी देखो काम बनेगा, इसको ना रखो बढ़िया है। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम साइन a, ठीक है, साइन a का मतलब हो गया साइन 60, साइन 60 का मान हो गया √3/2। भाई देखो क्वाड्रेंट में चीजें क्या होती हैं भाई, ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन क्या होता है प्लस होता है, ये पूरी लाइन 180 हो गई, अब वो इससे माइनस करके रख रहा है, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में रह गया, तो साइन तो इसमें प्लस का होता है और 180 पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट साइन a लिख सकते थे। अगला सवाल, महेश चावल को 24% की हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया, क्योंकि चावल खराब हो गया था। हालांकि उसने ग्राहक को धोखा दिया और 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 ग्राम चावल दिए, उसके लाभ या हानि का परसेंटेज बताना। देखो भाई यहाँ पर 24% की हानि पर बेचने की दावा कर रहा है, यानी कि 100 की चीज वो 76 में देगा, ये दुकानदार की चीज चल रही ऊपर ग्राहक से, लेकिन उसने क्या किया 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 दिया, यानी कि 50 के तो पैसे ले लिए अपने पास से, इतने ही दिए, तो 19 चौक 76 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1/2 कितने का उसने प्रॉफिट ले लिया भैया, यहाँ पर तो लॉस हो रहा। अच्छा 4/2 है ना, देखो दिमाग देख रहे हो, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 1 से नीचे तो 1 बचा, 1 से कितने का प्रॉफिट लिया 1 गुणे में 100 हो गया, यानी कि अंतर आ गया 100%। अगला सवाल, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की गई कुल राशि इतनी है तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल कितनी राशि
खर्च की गई। देखो तो क्रिकेट कहाँ रहा भाई, क्रिकेट ये रहा, हॉकी आपका ये रहा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 33 हो गया, यानी कि हमें क्या करना था 75 में केवल इसका गुणा करना था, तो 3 पंजे 15 हो गया। अब इसमें ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो क्या करते हैं 11 गुणे में 3 कर लेते, 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 1 22 हो गया, गुणे में 11 हो गया, 5 5 2 7 2 2 4 तो 2475 लिखा है, आंसर लगा दो भाई। ये तो पता था ना आपको, 100 बराबर में दिया गया 7500 के, इंटू में आपको 33 निकालना था, आंसर आ जाता। अगला सवाल, 850 मीटर और 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियों मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे को 1050 मीटर दूर हैं और एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। मुंबई राजधानी इतनी की रफ्तार से और किसान एक्सप्रेस इतनी की रफ्तार से चल रही हैं, कितने समय में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी? तो ये तो सवाल बिल्कुल आसान हो गया ना भाई। देखो ये एक ट्रेन रही, इसकी लंबाई 850 हो गई, अब इधर से एक ट्रेन रही, उसकी 700 हो गई, इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 1050 हो गई। इनको सबको जोड़ना था और डिवाइड में क्या हो जाती, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही थी, यानी कि स्पीड जुड़ जाती, यानी कि 55 प्लस का 62 हो जाता। अब इसको करते चेंज 5/18, इतनी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो 0 हो गया यहाँ पर और 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 8 7 15 16 हो गया, 26 हो गया, बटे में कर देंगे 5 2 7 हो गया, 6 5 11, गुणे में 5/18 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 117 इंटू में 5, 18 ऊपर चला जाएगा, इधर कर देंगे तो 13 ने में 117, 13 दूनी 26, इधर करेंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 5 8 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने में प्रत्येक में विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना रहे? यानी कि हमें एचसीएफ निकालना तो कुल मिलाकर, तो क्या करेंगे सबसे पहले डिफरेंस, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, 10 से 3 गया तो 7 हो गया, ये 70 इतना हो गया। इधर करेंगे 5 से 3 गया 2, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, 8 से 8 गया तो 0 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया। अब देखो इसके ही फैक्टर करोगे तो 111 इंटू में 7 हो जाएगा, इसके और फैक्टर कर लो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बचा 4 अट्ठे 32 हो गया। अभी भी कुछ भी नहीं बना तो फिर एक बार और कर लो, यहाँ पर 2 किया, इधर किया 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 2 में 18, 259 ऑप्शन में भी दिख रहा, तो ये आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ से भी बना लेंगे। देखो वैसे आपको पता होना चाहिए था 3 गुणे में 37 होता है 111, क्योंकि इस पर सवाल बहुत पूछे गए। इन दोनों का गुणनफल भी कितना आ जाएगा 259, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 259। अगला सवाल, 73 और 657 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? एक ही ऑप्शन दिख रहा। देखो सबसे पहली बात तो एक तो हम 2-3 तरीके बता रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करना, ये जरूरी है क्योंकि मुझे क्या ही बताया, अभी बताऊंगा वो भी। ये 9 हो गया यहाँ से, अब इन दोनों का गुणा करोगे एलसीएम आ जाएगा। अब किसी ने मुझे भेजा क्वेश्चन, तो वो कह रहा है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कहने का मतलब था 73 और 657 का करेंगे 73 गुणे में 9, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा। अब एक चीज बताओ, आपने कहा चलो ठीक है भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन होता क्या है रूल एग्जैक्ट, वो भी तो पता होना चाहिए। रूल होता है भाई 73 का मल्टीपल पढ़ते चले गए, 657 का मल्टीपल पढ़ते चले गए, तो क्या हुआ वहां पर जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, यानी कि जैसे 2 और हमने लिख लिया यहाँ पर 6, तो इनका अगर पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 हो रहा, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो मिला, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि ये 73 हो गया छोटा तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, यदि कुल 4980 लोगों को सर्वेक्षण किया गया तो फुटबॉल को दर्शाने वाले क्षेत्र द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण क्या होगा? तो यहाँ पर सब परसेंटेज में लिखा, तो 100 बराबर में 360 डिग्री हो गया। अब फुटबॉल के लिए ये कलर हुआ था, यानी कि ये किसका मान होगा 3 का होगा, तो 36 या 108 होता है, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इसमें देखो एचसीएफ निकालना, तो देखो वैल्यू पुटिंग करके आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि 0 मानेंगे ना तो सभी ऑप्शन देखना 1 बन जाएंगे, तो वैल्यू ऐसी रखनी कि सब 0 ना हो। यहाँ पर अगर हम देखते तो ये लिखा है x² की पावर 3 प्लस में 1 की पावर 3, तो यहाँ पर खोलते x² प्लस का 1 बनता और इधर पूरा ब्रैकेट में कुछ भी आता। यहाँ पर x की पावर 4 माइनस का 1, यानी कि x की पावर 2 की पावर 2 हो गया, इधर भी हो गया। इधर फार्मूला लगाते तो x की पावर 2 माइनस का 1 और x की पावर 2 प्लस का 1 हो गया। तो कॉमन क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, मिड 1 में हेमंत द्वारा प्राप्त अंक मिड 1 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के कितने % के बराबर है? तो फिर मिड डे 1 यहाँ पर देखते हैं, तो ये 30 30 60 हो गया, 60 30 90 और 90 तो 111, टोटल निकाल ले रहे पहले,
3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी कि टोटल 120 आ गए। और यहाँ पर ये 30 था, यानी कि 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि इसका कितना परसेंट था ये कह रहा था। तो ये 25 हो गया, बराबर में 1 हो जाएगा, x बराबर में 25। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो वैल्यू मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 0 फिर भी नहीं मानेंगे। आप देखो 2 ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा कम से कम। तो 1 मानेंगे तो 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में हो गया 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 से 1 जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस में 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 8 हमें आंसर चाहिए कब, जब x बराबर 1 रखेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 रखा ये 10 बन गया, यहाँ पर भी 1 रखा तो ये भी 10 बन गया माइनस का, यानी कि आंसर लगा दो। अगला सवाल। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी इतनी है और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसमें एक फार्मूला होता है भाई, डायरेक्ट टेंजेंट होती है, यानी कि सीधी रेखा होती है, एक होती है आपकी अनुप्रस्थ। अब यहाँ पर देखो फार्मूले में कंफ्यूजन रहती है क्या, ये तो सभी को पता रहता है कि d² माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पर r1 प्लस होगा कि r2 माइनस होगा। हमेशा याद रखो, जैसे ये सर्किल बने, अगर ऐसा बनेगा तो ये काय का साइन है, ये माइनस का साइन है। अगर ऐसे बनेगा तो हल्का सा मुड़ गया ना, ये काय का हो रहा है, प्लस का हो रहा है, तो प्लस कर दो, बात खत्म। यानी कि हमें क्या निकालना था, इनके बीच की दूरी निकालनी थी। तो इसका मान हमें दिया गया था लेंथ का, इधर d² माइनस में हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर लो, ये कैसे भूल गए हम। यहाँ पर 9 6 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे 400, माइनस माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो 225 बराबर में d² हो गया, यानी कि 625 बराबर में हो जाएगा d², तो d बराबर में आ गया 25 हमारा आंसर। अगला सवाल। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80% मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाताओं सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो देखो आसान सवाल होता है, ये जीडी में भी खूब पूछा गया था, सीजीएल में भी शायद एक आध क्वेश्चन आया। टोटल हमने 100 माने, 20% ने वोट नहीं किए, यानी कि 80% ने वोट किए। इसमें से 80 लोगों ने क्या किया, मतपत्र खाली छोड़ दिया, तो ये भी काउंट नहीं हुए होंगे। अब कह रहा था विजेता ने मतदाता सूची से दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। टोटल कितने थे, 100 थे, 100 का 45% उसने प्राप्त किया, यानी कि कितना प्राप्त किया, 45%। अब एक चीज बताओ, वो क्या कह रहा था, उसने विरोधी उम्मीदवार से 280 अधिक प्राप्त किए, तो 45% जो उसे मिले, हम अगर 280 हटा दें तो ये हारे वाले के बराबर पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया होगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें से हम वही माइनस कर दें, 280 बटे में 2 कर दें, तो ये उसी के बराबर पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे 10 टॉफियां हैं, ठीक है, एक आदमी को 4 मिल रही हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो कि यहाँ पर 2 आदमी थे, ठीक है, एक आदमी को 2 अधिक टॉफी मिल रही हैं, ये बन रहा ये सेकंड, यानी कि हमने कह दिया 1 वाले को 2 टॉफियां अधिक मिल रही हैं। तब आप कैसे निकालोगे कि उसको कितनी मिल रही, आप क्या करोगे, 10 से पहले तो 2 अधिक मिल रही तो वो हटा दो, यानी कि 8 बच गई, फिर इसका आधा कर दोगे, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 4 4 तो दोनों को मिल रही होंगी और एक को 2 ज्यादा मिल रही थी। समझ रहे बात को। तो वही मैंने किया, क्या किया, टोटल वोट हमें 80% माइनस 80 पता था, इतना वोट पड़ा है, तो उससे मैंने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा हो रही थी वो घटा दिया, बटे में 2 कर दिया, यानी कि इन दोनों के बराबर वाले पता लग गए थे। वही चीज हमने यहाँ पर कर दी। बात समझ में आई। यानी कि यहाँ से अगर करोगे तो ये 40 हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 40 हो गया, इधर 2 एकम 2 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 40% माइनस का 180 बराबर में 45% माइनस का 280। तो यहाँ पर 40 इधर लेके आ जाएंगे, 280 इधर आ जाएगा, यानी कि 100 बराबर में 5% आ जाएगा, 5% बराबर में 100 हो गया। इस तरीके से लिख लो। कह रहा था सूची में मतदाता की संख्या कितनी थी, 100% बराबर निकालना था, तो कै गुना हो रहा था, 20 गुना, यानी कि आंसर आ गया 2000। अगला सवाल। अच्छा हाँ, इसमें एक शिफ्टिंग मेथड भी बहुत ट्रेंडिंग में है। कुछ नहीं होता शिफ्टेड ट्रेंडिंग मेथड भाई, आप अगर इससे कर लोगे ना और कंपेयर कर लेना, सेम चीज है, बस इसी को थोड़ा और कर दिया गया। लेकिन आप एक चीज समझो, अगर इसको कर लोगे तो आप इसको अब बहुत स्टेप्स कटिंग कर सकते हो। इतना समझाने में टाइम लगता है, नहीं तो ये चीजें डायरेक्ट लिखी जाएंगी, ये इस तरीके से इतना होगा, बात खत्म। प्रैक्टिस कर लेना बस, ज्यादा से ज्यादा।
ए किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 36 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का 80% भाग 160 दिन में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और एक्स दिनों तक कार्य किया। एक्स दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य x - 41 दिनों में कार्य पूरा किया। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात इतना है, तो अकेले सी द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य को कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अब एक बार में तो ये समझ में आएगा नहीं, फिलहाल में घर पे बैठ के भी नहीं आएगा, एग्जाम हॉल की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये सबसे बाद में करने वाला सवाल था, टाइम बचेगा तो। अब यहाँ पर देखो ए कर रहा था 1/5 भाग, यानी कि पूरा अगर हम मान लें 5 भाग था, उसमें 1 भाग 20 दिन में कर रहा था, तो 5 भाग कितने दिनों में करेगा? 100 दिन में करेगा पूरा भाग। तो इसी तरीके से हम बी के लिए लिखते हैं 30% कर रहा था 36 दिन में, यानी कि 30% कर रहा था 36 दिन में, हम 100% निकाल ले रहे थे कितने दिन में? 120 दिन। इसी तरीके से हम सी के लिए करेंगे 80% कर रहा था 160 दिन में, 100% करेगा 8 दूनी 16 200 दिन में, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 600, एफिशिएंसी 6 हो गई, 12 पंजे 60 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। अब आगे की कार्रवाई समझते हैं भाई। कह रहा था बी प्लस सी की बात कर रहा था, यानी कि बी प्लस सी ने मिलकर एक्स दिनों तक कार्य किया, यानी कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 गुणे में एक्स इतने दिन काम किया। इसके अलावा वो कह रहा था ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य इतने दिनों तक में पूरा कर दिया। यानी कि ए और सी ने काम किया है, तो ए और सी की एफिशिएंसी 6 3 9 और कितने दिनों तक? x माइनस का 41। अब आगे इन्हीं दोनों का रेशियो हमको पकड़ा दिया उसने, क्या? 19/6, यानी कि इसको हमें सॉल्व करके x का मान निकाल लेना था। तो 3 तिरका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इधर करेंगे तो 3x आ गया और इधर 8 दूनी 16x, यानी कि 19 तियां 57x माइनस का हो गया 41 गुणे में 19 हो गया। तो 41 गुणे में 19 गुणे में 3 और रह गया ना, ये भी 3 करना पड़ेगा गुणे में, यहाँ पर 3 कर लो और बराबर में 7 से 6 गया तो 1, 5 से 1 गया 4, इंटू में x हो गया। 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया, x बराबर में 57 आ गया आपको। अब आगे क्या कह रहा है भाई, यहाँ से समझो। कह रहा था सी द्वारा 2x दिनों में, थोड़ी सी जगह बना लें क्या, अच्छा लगेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यानी कि 2x दिनों में, 2x तो क्या हो गया? तो 2 गुणे में हो जाएगा भैया, एफिशिएंसी 3 है और दिन हमारे हो गए कितने? 57, यानी कि 2 गुणे में 57, 3 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क हमारा 600 था भाई, टोटल हमने 600 ही तो एलसीएम लिया था, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 57/100 आंसर। अब ये देखो, अब करने के बाद तो आसान हो गया, लेकिन एग्जाम हॉल में किसको पता ये आसान होगा कठिन होगा? तो कितना भी आसान हो आपको छोड़ कर ही चलना है, सबको ही छोड़ के चलना है, फिर बाद में आकर इसको देख लेना कि हाँ अब आ गए हम, तसल्ली से निपटते हैं तुमसे, भैया तुम कौन हो, ठीक है। अगला सवाल, रूपू की आय मधु की आय से 20% अधिक है, मधु की आय रूपू की आय से कितने परसेंट कम है? आंसर यही तो बताया था याद करने के लिए, 16 सही 2/3%, 20% और 25%, ठीक है। उसने बोला कितना इतनी अधिक हो गई है तो कितना कम होगा? इतना। अगर बोल देता 25% अधिक होगी कितना कम होगा? तो 20 होगा। अगर बोल देता कि वो 20% कम हो गई कितना अधिक होगा? तो 25 आंसर होगा। तो ये चीज याद कर लो आपको, ठीक है, लेकिन तरीका फिर भी पता होना चाहिए था। अब वो आगे कुछ भी बोल सकता है। कह रहा था 20% अधिक है, यानी कि 120 हो गई। तो यहाँ पर देखो, अब कह रहा था कितना कम है, तो 20 कम है किससे? 120 से कम है, गुणे में 100 हो गया, 0 से 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 16 सही 2/3%। अगला सवाल, खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद 5% कम हो गया और दूसरे वर्ष के बाद 8% और कम हो गया। प्रारंभ में इसका वेतन 80,000 था, तो वर्तमान में वेतन क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, गुणे में 95 कर दो, 8 कम हो गया तो 92 कर दो, 8 पन्ना 40, या तो क्या करो इसको 19 पन्ना 95 बना लो, ज्यादा आसान रहेगा। 5 दूनी 10 हो गया, 5 ने 45 और 1 46 हो गया, गुणे में कर देंगे 8 0 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36, गुणे में कर देंगे 19, तो 0 हो गया, 19 अट्ठे 152 हो गया, 19 छक्का 114, 129 हो जाएगा, हासिल लगा 12 हो गया, 19 तियां 57 हो गया और 10 जोड़ेंगे 67 और 2 69 हमारा आंसर। अगला सवाल, अच्छा पूरा लिख भी देना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि बताया नहीं। कहता तो कोई नहीं है,
कुछ ही लोग होते हैं वो डायरेक्ट मैसेज करके बोलते हैं, तो भैया दिल से बुरा लगता है। चलो फिर अगला सवाल। अब ये देखो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, इसके बराबर हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, a प्लस का b प्लस का c ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। माइनस में लिख दो इधर a प्लस का ab और प्लस का bc प्लस का c हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें मान इसका निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर 25 हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे में 7, तो 7 दूनी 14 हो गया। इधर चला जाएगा तो 14, यानी कि 9 5 14 होता है, एक और बढ़ जाएगा, यानी कि 9 2 11, 11 बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर हो गया। अब मान रख दो, इसका मान था 5 और इसका मान कितना आ गया 11, माइनस में इसका मान आ गया 7, 11 से 7 गया तो 4 गुणे में 5, आंसर 20। अगला सवाल। अच्छा इसको थोड़ा और भी बता दें हैं, क्या करते हैं कि जैसे चीजें इतनी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सी को 0 भी कर सकते हैं। तो सी को 0 कर दिया हमने इस तरीके से, ये चला गया ये चला गया। अब सवाल हो गया a प्लस का b बराबर में 5, ए बी बराबर में 7 और ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर निकालोगे तो 5 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 5 इंटू में a इंटू में b हो जाएगा, जिसका मान 7 है। तो 125 माइनस का 5 दिया 15 सत्ते 105 हो गया। इसको घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, हर चीज वही घुमा फिरा के। क्या होता है देखो, ये फार्मूले तो आपने पढ़े होंगे, कौन से, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर में a दिया हो तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 3 क्या होता है, ए क्यू माइनस का 3 ये होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो करते हैं ना तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो फार्मूला इतना बन जाता है, यहाँ पर ये भी कटेगा नहीं। अगला सवाल, चतुर्थ अनुपाती, आपको पता होना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, 48 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। 8 छंग 48 आ गया, 8 चौक 32 हो गया, इधर करेंगे तो 6 कम 6, 6 चौक 24 हो गया, 14 चौक 56, आंसर। भाई उतना ही लिखना है कॉपी पे जितना मुझे जरूरत है, ज्यादा नहीं लिखना है। बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.84 इंटू में 32 अपॉन में 0.48 हो गया, ठीक है। यहाँ से काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड एक लैपटॉप की संख्या बी विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 2 लैपटॉप की संख्या से कितने अधिक है। तो सबसे पहले ए में पहुंचे हम, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने थे, 4 थे, तो 4 बराबर में हमको 4000, ठीक है। ये तो दिख गया था ना कि 1000 हो रहा है, 1000 का दोनों में गुणा करना है, तो आपको उतनी मेहनत करनी है जितना आपको समझ में लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर टोटल 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 गुना आपको दिख गया होगा, 3 हो गया। हमें चाहिए क्या इसमें, सेकंड वाले की, यानी कि गुणे में 1 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे चला गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया और 3 से 2 घटाएंगे 1000, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 8 छात्रों का औसत वजन इतना है, यदि 24 केजी औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 केजी वाले औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत क्या होगा। अब एक चीज बताओ, पहले एवरेज हमारे पास 48 था, ठीक है। ये भाई साहब आए 4 कम लेके, यानी कि 4 कम लेके आए और कितने लोग हो गए, सॉरी कितने लोगों में कम लाए, 4 लोग आ रहे थे, यानी कि 16 कम लेके आ रहे हैं। ये भाई साहब 58 लेके आ रहे हैं, ये ज्यादा लेके आ रहे हैं 10, और कितने लोग आ रहे थे, ये भी 4 लोग, यानी कि 10 चौक 40, यानी कि ये प्लस का लेके आ रहे हैं। अब यहाँ से करेंगे तो डिफरेंस 34 यानी कि 24 हो जाएगा, ये 24 का प्लस का बन रहा है। अब ये 24 बढ़ेगा ना एवरेज से, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन एक चीज बताओ, एवरेज निकाल ले, टोटल हमने तो जोड़ दिया, लेकिन एक लोगों में कितना बढ़ेगा, टोटल 16 लोग हो गए, 16 से भाग कर दो, समझ में आई। तो 16 एकम 16 हो गया, 8 बचा, 16 पंजे 80, यानी कि 49.5। एवरेज के सवाल कभी छोड़ कर नहीं आना। आपको डिविजन मेथड वगैरह नहीं समझ में आता, आप गुणा करके आओ, करके जरूर आना, क्योंकि इतने टफ सवाल इस समय नहीं पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते थे लेकिन अभी नहीं। अगला सवाल, यदि किसी व्यक्ति ने सभी वस्तुएं इतने में खरीदी तो एक टीवी की लागत लैपटॉप को लागत की तुलना में कम है। तो सिंपल सी बात है भैया, हम यहाँ पर टीवी और लैपटॉप को पकड़ते हैं। तो टीवी हमारी कहाँ पर लिखी, ये लिखी, यानी कि 15%। लैपटॉप हमारा कहाँ पर लिखा, ये लिखा है, यानी कि 30%। इन दोनों का डिफरेंस 15% हो गया, यानी कि 100% का मान दिया गया था।
300 के हमें निकालना था 15%, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 15% है। तो ये 0 से 0 हो गया, 15 तिया 45 के हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये देखो जैसा फर्स्ट सवाल था बिल्कुल से डिट्टो सवाल है ये, ठीक है, बस मान रखने हैं आपको। ये हो गया, इधर करेंगे ये 3 त्रिका 9 से क्या, ये √8 हो जाएगा, यानी कि 2√2 आ गया। मान रख दो सेक बीटा क्या होता है, कर्ड बटे में आधार, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, टेन बीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर भी √2 करो, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 2 बटे में 2 अपॉन में √2 हो गया, ये कैंसिल आउट, इसका होल स्क्वायर था तो 1 बटे में 2 हमारा आंसर। अगला सवाल, ₹Z की अंकित मूल्य वाली वस्तु को इतने % छूट देने के बाद इतने में बेचा गया, Z का मान कितना था भैया, 6622 अपॉन में 12% की छूट दी थी ना, 88 का मान दिया गया था, 100 का निकालना, बस इतनी मेहनत करनी थी। 11 8 88 हो गया, 11 छक्का 66 0, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 0 2 एकम 2 हो गया, तो 25 एकम 25, 25 तिया 75 आंसर। अगला सवाल, चलो फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। कुछ सवाल अच्छे थे उनको नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं बाद में तो करवा ही दूंगा इनको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।